हेलो व्यूवर्स। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th की 8th चैप्टर जिसके कवि ऋतुराज जी हैं उनके पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। इसमें कवि ने सारी विडंबनाओं और एक स्त्री के प्रति होते शोषण को देखकर इस पद की रचना की है। इस छोटी सी कविता में स्त्री के जीवन के प्रति ऋतुराज जी अर्थात कवि की गहरी संवेदनशीलता भी व्यक्त हुई है। आइए इस कविता का अर्थ देखते हैं। कितना प्रमाणित था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसमें एक माँ की वेदना को व्यक्त किया गया है, उसके दुख को बताया गया है, किस प्रकार एक माँ अपनी बेटी को अपनी अंतिम पूंजी समझ लेती है। इसमें कवि कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विवाह करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को ये लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही प्यार से उन्होंने अपनी बेटी को पास पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उनके जीवन की साथी थी, परंतु अब यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है। विवाह के समय एक माँ के मन में बार बार यही ख्याल आता है कि वह अब अपने दुख को किससे बांटेगी, उसका अब सुख दुख का साथी कौन होगा। यह सब ख्याल एक माँ को कन्यादान देते टाइम आता है। आगे देखिए, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। आगे कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो जाती हैं लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हो पाती। इसमें एक माता की भावनाओं को व्यक्त किया गया है कि लड़की बड़ी तो एक माँ सोच रही है लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन अभी पूरी तरह सयानी नहीं हो पाई है, अर्थात दुनियादारी को अभी तक समझ नहीं पाई है कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बचाना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहते हैं कि उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था, उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक उसे पता नहीं था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसे एक धुंधली तस्वीर की तरह दिखती है जिसे वो कभी ठीक से देख ही नहीं पाई। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए अभी वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना की जा रही थी। इन पंक्तियों में कवि एक माँ के दुख को व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे एक माँ कन्यादान के समय अपनी बेटी के बारे में सोचती है। आगे देखिए, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन हैं स्त्री जीवन के। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत दे रही थी है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी इतराना मत, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, ना कि हाथ चलाने के लिए। इस समय माँ अपनी बेटी को ज्ञान दिए जा रही है कि ससुराल में किस प्रकार रहना है। वह अपनी बेटी से यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी ना पड़ना, क्योंकि लालच कभी काम नहीं आता। यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी, घर भी उजड़ जाता है। आगे देखिए, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी में उत्साह भर रही है और कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्मल और असहाय मत दिखाना। इसलिए कभी अपनी कमियों को, अपनी दुर्बलताओं को किसी दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। आइए एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। इस कविता में कवि एक माँ के दुख को व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है, अर्थात जब उसकी लड़की का कन्यादान होता है
तो माँ को लगता है कि जो आखिरी जमा पूंजी उसके पास थी वह भी उससे दूर चली जा रही है, जिसको उस माँ ने बड़े ही प्यार से पाला था, जो उस माँ का हर सुख दुख में साथ देती थी। आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई है, अर्थात दुनियादारी को समझ नहीं पाई है अभी तक। उसने अब तक अपने घर के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। उसे जीवन की जटिलता का सामना करना नहीं आता। उसका जीवन अभी तक बड़ी ही सरलता से बीत रहा था, लेकिन ससुराल में जीवन कैसा हो उसे यह पता नहीं था। ये अभी तक उसको कुछ भी पता नहीं है कि ससुराल में खुशियाँ कैसे मिलती हैं और परेशानियाँ कैसे होती हैं। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। इसीलिए अभी वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना की जा रही है। आगे की पंक्तियों में विदाई के समय का वर्णन किया गया है। विदाई के वक्त एक माँ अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता का कभी मत इतराना, क्योंकि ये जो सुंदरता है ये क्षण भर की है। उम्र ढलने के साथ ये भी ख़त्म हो जाएगी। अपने काम पर और लोगों का ध्यान रखने में ही अपना समय बिताना। आगे माँ अपनी बेटी को नसीहत देती हैं कि आग कभी खुद को जलाने के लिए नहीं होती हैं, रोटियां पकाने के लिए होती हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी के अत्याचार को मत सहना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मुँह में कभी ना पड़ना। यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ जाता है। आगे की पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना। इसमें माँ अपनी बेटी के उत्साह को बढ़ा रही है और कह रही है ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। इस कविता में एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है। इस तरीके से हमारी ये कविता पूर्ण हो जाती है। अब आगे की कविताओं का अर्थ मैं आगे की वीडियो में लाऊंगी। थैंक यू।